एक लड़का था राहुल। उसे अपने ऑफिस में रिया बोल के एक लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन रिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर राहुल के बेस्ट फ्रेंड टोनी ने उसे एडवाइस दिया कि भाई तू जिम जा और अपनी बॉडी बना ले और इससे रिया इंप्रेस हो जाएगी। बस फिर क्या था, इस लेजेंडरी एडवाइस को मानते हुए राहुल ने सुबह शाम जिम जाना चालू कर दिया। कंसिस्टेंटली 6 महीने तक जिम गया और उसके बाद एक दिन जिम में राहुल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। राहुल के पड़ोसी शर्मा अंकल को जब ये बात पता चलता है तो वो दिमाग लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उनके पास 3 इन्फॉर्मेशन है कि राहुल जिम जाता था, राहुल को जिम में हार्ट अटैक आया और वो मर गया। और इससे शर्मा जी ने कंक्लूजन निकाला कि जिम जाने से इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। अब कंक्लूजन निकालने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कंक्लूजन तक पहुंचने का सोच, नज़रिया या थॉट प्रोसेस क्या था। क्या शर्मा जी ने ये असेसमेंट किया कि कितने लोग जिम जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता है, या कितने लोग जिम जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आता है, या कितने लोग जिम नहीं जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आता है, या फिर कितने लोग हैं जो जिम नहीं जाते और उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता है। लेकिन इतना असेसमेंट करने का टाइम शर्मा जी के पास कहाँ है। उन्होंने तो अपने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया है। और इसी थीम के ऊपर आधारित है ये किताब, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। बहुत कम किताबें ऐसी होती है जिसको पढ़ के आप इमीडिएटली इंप्रूव कर जाते हो लाइफ में, एंड थिंकिंग फास्ट एंड स्लो उनमें से डेफिनेटली एक किताब है। अब वैसे तो कोई भी वीडियो इस किताब की बारीकियों को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद सम एग्जाम्पल्स जिसके साथ आप रिलेट कर सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेन आइडिया इस किताब का ये है कि इंसान 2 तरीके से सोचता है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 में इंसान क्विक डिसीजन लेता है, जल्दी फैसले करता है, और सिस्टम 2 में इंसान सोच समझ के काफ़ी अटेंशन दे के चीज़ों पे फैसले लेता है। सिस्टम 1 अच्छा है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो हम उसको सिंपली ऑर्डर करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम बहुत बड़ा कोई असेसमेंट नहीं करेंगे। और सिस्टम 2 के डिसीजन का एग्जांपल हो सकता है कि किसी को घर लेना है तो वो किस कॉलोनी में ले, किस सिटी में ले, कितने पैसे लगाए, कितनी EMI पे ले, वगैरह वगैरह। सिस्टम 1 रिजर्व्ड ए बेसिक टास्क एंड ऑल्सो सर्वाइवल सिचुएशन में, कि मान लीजिए कोई जंगल में इंसान है और उसको शेर की आवाज़ सुनाई दे तो वहाँ पे असेसमेंट करने नहीं बैठेगा, वो तुरंत सबसे पहले भागेगा। लेकिन जब क्रिटिकल चीज़ों में भी आप सिस्टम 1 का यूज़ करते हैं तो आप गलत डिसीजन तो लेते ही लेते हैं, आप वल्नरेबल हो जाते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दूसरे भी आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस एंड मार्केटियर्स। एंकरिंग इफेक्ट की बात करते हैं। बुक में एक एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे एक ग्रुप से पूछा जाता है 2 सवाल। पहला सवाल कि ये एक पेड़ है, क्या इसकी हाइट 1200 फीट से कम है कि ज़्यादा, और दूसरा सवाल कि चलिए आप ही बता दीजिए कि इस पेड़ की हाइट कितनी है। उस ग्रुप का सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है 844 फीट। यही सेम सवाल एक दूसरे ग्रुप से भी पूछा जाता है, बस फर्क इतना होता है कि पहले क्वेश्चन में 1200 फीट को रिप्लेस कर दिया जाता है 180 फीट से, और उस ग्रुप से जब दूसरा सवाल पूछा जाता है कि पेड़ का हाइट कितना है तो एवरेज आंसर होता है 282 फीट। दोनों ग्रुप को रैंडमली चूज़ किया गया था, लेकिन उनके जवाब में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक एंकर पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर दिया जाता है। ये हमारे साथ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता है। कोई भी लाइफ में आप नेगोशिएशन करने बैठ रहे हो तो एंकर इफेक्ट वहाँ पे आता ही आता है। जो भी नेगोशिएशन टेक्निक्स में ट्रेंड होते हैं वो इसका यूज़ हमेशा करते हैं। जैसे कि ब्रोकर्स हो गए, आप कहीं घर लेने जाओ रेंट पे, पहला जो फिगर होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करता ही करता है। तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछिएगा कि जो रेफरेंस पॉइंट, जो एंकर क्रिएट किया जा रहा है वो कहीं एकदम ही फॉल्स तो नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए टॉनी 9/11 से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री देख के वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये मैंने क्या ही देख लिया, और वो सोचते हैं कि चलो मैं जाता हूँ अपने दोस्त रिया से मिल लेता हूँ और मेरा मूड लाइटन हो जाएगा। टॉनी उबर बुक करते हैं और इत्तेफाक से जो उबर के ड्राइवर होते हैं उनकी पोशाक ओसामा बिन लादेन से थोड़ी मिलती जुलती है। टोपी होता है, दाढ़ी होता है। टॉनी घबरा जाते ही कहीं उनके साथ कुछ वारदात ना हो जाए, कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं है। और इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिसेंटली मिले या फिर काफ़ी ड्रामेटिक फॉर्म में मिले या फिर बार बार मिले तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देने लगते हैं। अब हो सकता है कि टॉनी के ड्राइवर टेररिस्ट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि टॉनी रोड एक्सीडेंट में मर जाए, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके बारे में ना टॉनी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई डेटा है, ना कोई ड्रामेटिक स्टोरी है, तो वो उनके कंसिडरेशन में है ही नहीं। अवेलेबिलिटी बायस का खतरनाक फ़ायदा उठाती है पॉलिटिशियंस, और ये किसी पार्टी को लेके नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। एंड ना ही भारत में बट आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ का फायदा उठाती है। आए दिन न्यूज़ में देखने को मिलता है, कभी हिंदू खतरे में होता है, कभी मुस्लिम खतरे में होता है, कभी दलित खतरे में होता है, जो कि हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर जोग्राफी, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है। लेकिन तेलंगाना में बैठ के कोई इंसान न्यूज़ देख रहा है कि हरियाणा में कोई पर्टिकुलर लोग खतरे में है और वो उसके वोट देने के पैटर्न को चेंज कर रहा है, जबकि उसके एरिया की प्रॉब्लम्स कुछ और है, देन वो इंसान अवेलेबिलिटी बायस का शिकार बन गया है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि टेररिज्म एंड हेट क्राइम्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मुद्दा
आपके ऊपर लागू होता है। आप जहाँ पे रहते हो, आप जिस एरिया में हो, वहाँ पे ये मुद्दा लागू होता है, हाँ या ना? एंड होता भी अगर है तो क्या वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों में आता है? और दो चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकता है बेहतर सोचने में, वो है एक कि डेटा क्या कहता है, कि जो आपको कहानी सुनाई जा रही है वो कहानी में डेटा कितना है और ड्रामा कितना है, और दूसरा कि क्या आपके इन्फॉर्मेशन डाइवर्स सोर्सेज से आ रहे हैं। बाय द वे, अगर किसी बात को मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाए तो वो इंसान की मेमोरी में बैठ जाता है, और बड़ी कंपनी जिनका बजट होता है वो इसका यूज़ करते हैं किसी इमोशन या एक्टिविटी को अपने ब्रांड के साथ जोड़ने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ टॉयलेट क्लीनर, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आएगा हार्पिक। एंड उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने 20-30 साल तक लगातार ऐड चला चला के लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दिया है। इस बुक में और भी बहुत सारे लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ है, और उनमें से कुछ के मैं आपके साथ ट्रेलर शेयर कर देता हूँ। हम सब ने अपनी लाइफ में रील देखते हुए, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करते हुए अपना टाइम वेस्ट किया होगा। लाइफ में इंपॉर्टेंट काम पड़े हैं लेकिन फिर भी घंटों निकाल देते हैं ये करते हुए। जब हम ऐसा करते हैं तब हम सिस्टम 1 से सोचते हैं या सिस्टम 2 से सोचते हैं, और क्या हमारे सोचने के तरीके से हमारा सेल्फ कंट्रोल इम्पैक्ट होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कभी ये सोचा है कि अगर हमारा मूड अच्छा हो तो वो हमारे सोचने की क्षमता को इम्पैक्ट करता है कि नहीं? एक रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूँ। एक रिलेशनशिप की शुरुआत में जब हार्मोन्स का लेवल हाई होता है और दोनों को एक दूसरे की सारी बातें लगभग अच्छी लगती है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद या हफ्तों बाद उनमें से कुछ बातें रेड फ्लैग्स लगने लगती है। और शायद ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम ड्यूरेशन में इंसान की इंटेलिजेंस या फिर मैच्योरिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में क्यों मिस हो जाते हैं? बहुत लोग आपको मिले होंगे जो खुद को किसी टॉपिक पे एक्सपर्ट घोषित कर देते हैं। क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बोलता है कि मैं इस पे एक्सपर्ट हूँ। क्यों हो एक्सपर्ट? क्योंकि पिछले 10 मैच में मैंने 8 बार विराट कोहली का स्कोर सही गेस किया है। 80% सक्सेस रेट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 10 मैच का जो सैंपल साइज है वो क्या इतना सिग्निफिकेंट है कि उसके बेसिस में हम कुछ भी एनालिसिस कर ले, कि या फिर वो बस एक तुक्का है? लाइफ में साइज मैटर करे कि ना करे, सैंपल साइज हमेशा मैटर करता है। मोटिवेशनल स्टोरीज में एक फाउंडर की कहानी सुनाई जाती है कि 16 साल की उम्र में वो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर गए, फिर लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क लिया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया, एंड उसके बाद जाके वो इतने सक्सेसफुल बन गए। अब ये 4-5 वेरिएबल्स जो उठाए गए उससे एक बढ़िया कहानी तो बन जाती है, लेकिन उस फाउंडर की 40 साल के जीवन में कम से कम 10,000 वेरिएबल रहे होंगे जिनका सही टाइम पे मटेरियलाइज होना जरूरी रहा होगा, जिसके चलते आज वो है। अब मोटिवेशनल स्पीकर ने 5 वेरिएबल उठा के एक अच्छी कहानी तो बना दी है, लेकिन क्या इन वेरिएबल्स का वाकई में इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा है उस फाउंडर की कहानी में? अगर नैरेटिव फैलेसी का नाम सुना है तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कि क्या होता है। अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। अब कभी ना कभी तो आपके साथ शायद ऐसा हुआ हो कि आप मूवी गए हो मॉल में एक पैसा खर्च करके, और 20 मिनट के अंदर ही आपको समझ में आ गया कि मूवी तो बहुत बेकार है, और उसके बावजूद आप वो मूवी पूरा 3 घंटे तक देखते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अपने टाइम की कदर है, तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन उसके बावजूद आप क्यों टाइम और वेस्ट करते हैं उस मूवी के ऊपर? इसको समझने के लिए संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आप भी संक कॉस्ट फैलेसी के शिकार रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय द वे, मैं मूवी हॉल से 2 बार गंदी मूवी छोड़ के बाहर निकला हूं, और ऐसा करके टाइम बचाने में बहुत मज़ा आता है। और भी ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस बुक के अंदर, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी वीडियो इस बुक को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, बट आई होप कि आपको एक ब्रॉड लेवल आइडिया मिला हो। एंड अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है जो आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल टॉपिक्स से संबंधित वीडियो बनाते हैं। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।